हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईयर लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि आपका पेपर में आता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक ना आता हो, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका DSSS भी हो गया, या फिर आपका KVS एनविस, उसमें भी आपके यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है हम CTET का पूरा कोर्स करेंगे, बिल्कुल आपका बेसिक से। तो इसी से जो है हम पूरा ये बेस आपका तैयार करेंगे। इससे रिलेटेड जब आपकी थ्योरी आएगी तो आपको उसे समझने में जो है बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही अच्छे से आप उसे समझ पाओगे। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लास आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए गाइस, बात करते हैं आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, उसकी विधियाँ क्या थी, वो सारी चीज़ें हमने आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन अब बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। टोटल जो है आपके यहाँ पर 8 स्कूल लिखे गए हैं। इसके अलावा भी आपके स्कूल होते हैं, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर नहीं लिखे गए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी संरचनात्मक आपकी स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपका एक पूरी संरचना के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। जैसे कि आपका मानव हो गया, हम क्या देखेंगे, हम मानव की पूरी आकृति देखेंगे। तो वो जो आकृति है वो ही आपकी संरचनात्मक है। हम इसमें पार्ट पर फोकस न करके हम पूरी संरचना पर बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आपका विलियम वुंड के द्वारा दिया गया था, यही इसके फादर माने जाते हैं। लेकिन इनके शिष्य थे टीचनर ने जो है आपका संरचनात्मक आपका स्ट्रक्चरलिज्म जो है सबसे ज्यादा फेमस किया था। इस पर काम जो है इन्होंने काफी किया था। और इनकी ही एक शिष्य थी आपकी मार्गरेट वेसबर्न। इन्होंने आपकी एक पुस्तक लिखी थी जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे कि आपके अदर एग्जाम होते हैं DSSS भी, उनमें क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी वेसबर्न के द्वारा कौन सी पुस्तक दी गई थी। तो आपकी पुस्तक दी गई थी द एनिमल माइंड। ये इनके द्वारा दी जाने वाली पुस्तक थी। तो आप इसका नाम याद रख सकते हो कि आप पर जो इसका जनक है, जनक तो आपके विलियम वुंड है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा काम किया था वो आपका टीचनर के द्वारा किया गया था। और इनकी ही शिष्य थी वेसबर्न। इन्होंने ही आपकी द एनिमल माइंड जो है पुस्तक लिखी थी। और इसकी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इन्होंने ही पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने आपकी PhD की थी, और PhD भी आपकी साइकोलॉजी में की थी। तो ये आपकी फर्स्ट महिला थी PhD करने वाली। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म समझ में आया, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम पूरी आकृति की बात करते हैं, वही आपका क्या है, संरचनावाद है। इससे क्वेश्चन आपको बस बेसिक से आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। आपका डीपली इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि पूरा साइकोलॉजी हो जाएगा अगर आप इसे डीपली पढ़ोगे। तो बस आपको इतना जानना जरूरी है कि आपका संरचनात्मक क्या है, किसके द्वारा दिया गया, और इसके इंपॉर्टेंट जो है पार्ट क्या थे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका प्रकार्यवाद, आपका फंक्शनलिज्म, फंक्शन पर बात करता है। अभी हमने क्या पढ़ा, मानव की संरचना के बारे में, आकृति के बारे में पढ़ रहे। लेकिन जैसे कि आपको पता है जो आपका हार्ट है वो आपका अलग काम करता है, आपकी आंखें जो है देखने का काम करेगी, कान जो है सुनने का। ये क्या अलग अलग आपके फंक्शन है। जैसे कि मार्कर हो गया, इसकी जब आकृति की बात करोगे तो आपका संरचनात्मक आ जाएगा कि हाँ इसकी आकृति इस टाइप में दी गई है। लेकिन जब आप ये देखोगे कि हाँ ये ऐसे चलता है, ये यहाँ से लिखता है, इसकी कैप इसका यहाँ पर यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये आगे से खराब ना हो, तो ये क्या है, ये इसके फंक्शन है। ये क्या आपका प्रकार्यवाद है। तो संरचना का अपोजिट क्या है आपका प्रकार्यवाद। ये आपकी संरचना पर बात नहीं करेगा, ये आपके कार्य पर बात करेगा, ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपके विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। ऐसे ही तो अब बात करते हैं इनकी शिष्य थी आपकी मैरी व्हाइटन। इन्होंने भी जो है आपका APA, जो कि आपका DSSS में पूछा जा चुका है, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन। इन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जो कि आपकी पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो इसे, इनके नोट्स जो है आप जरूर बनाइए, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए प्रकार्यवाद क्या है। इसके फादर कौन है, विलियम जेम्स है। इनकी एक महिला थी, इनकी एक महिला स्टूडेंट थी, जो कौन था आपका मैरी व्हाइटन थी। इन्हें APA प्लस में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये आपकी बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट मनोविश्लेषणवाद, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका साइको एनालिसिस क्या है और किसके द्वारा दिया गया था, इन पर किन चीजों पर बात की जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे मनोविश्लेषण, मतलब मन का विश्लेषण।
इन्होंने क्या कहा, सारी चीजें वेस्ट है, जो हमारा मन है उसी का विश्लेषण करना क्या है आपका मनोविज्ञान है। और वैसे मनोविज्ञान का ऐसे ही बनता है मन का विज्ञान। हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। तो वही इन्होंने बताया कि आपका मनोविश्लेषणवाद क्या है, आपका साइको एनालिसिस क्या है, जो हमारे मन का एनालिसिस करे, मन का विश्लेषण करे, वही आपका क्या है मनोविश्लेषणवाद है, मन का विश्लेषण करना। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं आपका किसके द्वारा दिया गया, ये आपका दिया गया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 3 चीज पर बात की गई, ईड, ईगो और आपका सुपर ईगो। ठीक है, ये 3 चीज पर इन्होंने बात किया। बात करते हैं ईड क्या है। ईड है आपकी प्रेजेंट टाइम, जो आप प्रेजेंट में हो। जैसे कि आपको क्या करना है, सीटेट आपको क्लियर करना है, तो आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, वो क्या करना चाहता है, आपका सीटेट जो है क्लियर करना चाहता है, तो आप करना क्या चाहते हो, सीटेट। ठीक है, और इसके बीच की जर्नी क्या होगी, इसमें आप क्लासेस लोगे, नोट्स बनाओगे, मतलब आप इसमें क्या करोगे, हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रिज है, ईगो जो है आपका एक ब्रिज है, जो कि आपको सुपर ईगो तक लेकर जाता है। या तो आप बहुत अच्छे से मेहनत करोगे और सीटेट क्लियर कर लोगे, लेकिन दूसरा आपका ये भी काम हो सकता है कि आपका सीटेट क्लियर ना हो, आप मेहनत ना करो, आप अच्छे से क्लासेस ना लो, या कोई भी आपका रीजन रहे कि आपका सीटेट क्लियर नहीं होता, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है ईगो आपको दोबारा इनकी तरफ लेकर चला जाएगा कि जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में आप आ जाओगे, जो आप बनना चाहते हो आप वहां पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ब्रिज का काम कर रहा है, या तो आपको ये सुपर ईगो तक लेकर जाएगा या फिर आपको ये ईड तक लेकर जाएगा। तो यही क्या होता है आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो। ये पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है, सिगमंड फ्रॉइड का ये जरूर पूछा जाता है। अब बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड, इसके फादर हो गए मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी लिखी थी, उस थ्योरी में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक क्या था आपका ओडिपस। ओडिपस क्या होता है, ओडिपस क्या होता है, ओडिपस जैसे कि आपका कोई लड़का हो गया, छोटा बेबी है, वो क्या करता है, अपनी माता को ज्यादा प्रेम करता है, अपनी माँ के प्रति उसका अलग लगाव है। ठीक है, वो क्या आपका ओडिपस। वहीं पर जहाँ पर आपने एक बच्ची देखी, एक लड़की है, ठीक है, इलेक्ट्रा, उसमें क्या होगा, उसमें जो लड़की है वो अपने फादर के प्रति ज्यादा प्रेम दिखाती है। तो ये आपने नॉर्मल घर में भी देखा होगा, लड़की जो अपने फादर के प्रति ज्यादा प्रेम दिखाते हैं, फादर के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होती है। वहीं पर जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो यही है, इन्होंने बताया था कि ओडिपस होता है और आपका इलेक्ट्रा होता है। ये आपका पेपर में आ चुका है और ये आपका पूछा भी जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओडिपस क्या है, आपका इलेक्ट्रा क्या है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स थे। इसके बाद है आपका इरोक्स और आपका है थर्नडॉक्स। ठीक है, इरोक्स क्या है, इरोक्स आपको पॉजिटिव चीजें क्या, जैसे कि आपका मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाई हमारा सीटेट क्लियर नहीं हुआ, कोई नहीं, हम अगली बार जो है ज्यादा मेहनत करेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीटेट क्लियर हो जाएगा। और आपका एक एग्जाम जो है आपकी पूरी लाइफ खराब नहीं करता, आपका एग्जाम जो है लाइफ नहीं है। तो वही बात आ जाती है कि आपका सीटेट नहीं हुआ तो आपने चीज नेगेटिव नहीं ली, आपने क्या कहा, भाई हमारी लाइफ है, आपका कभी अप डाउन होते रहेंगे, तो हमें क्या करना है, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना है। ये क्या हो गया आपका इरोक्स। वहीं आपका थर्नडॉक्स क्या बात करता है कि भाई हमारा तो सीटेट नहीं हुआ, हमारा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, भाई हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, हमारे तो पास कुछ रहा ही नहीं। ये क्या करेगा, ये लाइफ के बारे में ये करेगा कि हमारी तो लाइफ खत्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं रहा। वो क्या आपका थर्नडॉक्स। और जो आपके पास है सारी चीज, जो आपकी पॉजिटिव चीजें के बारे में बात करेगा, वो क्या है आपका इरोक्स। तो आपको याद रखना है, इरोक्स क्या है, पॉजिटिव चीजें, ये आपको लाइफ की तरफ लेकर जाता है। वहीं आपका थर्नडॉक्स क्या है, आपकी नेगेटिव चीजें, और ये आपको डेथ की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है मनोविश्लेषणवाद में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपका रहता है, कंफ्यूजन कुछ भी रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं आपके व्यवहारवाद। इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपकी बहुत सारी बनी हुई है व्यवहारवाद से। बिहेवियरिज्म क्या है, बिहेवियर मतलब आपके किसी के व्यवहार को देखकर, आप किसी के व्यवहार को देखते हो, व्यवहार के बेस पर ऑब्जर्व करते हो कुछ चीजें, वो क्या होती है, आपकी व्यवहारवाद होती है। आपका ये किसी ने दिया, आपका वॉटसन ने दिया,
वॉटसन क्या कहते थे कि आप मुझे जो है 1 दर्जन बच्चे दीजिए। इनका बहुत ही अच्छा फेमस कथन है कि आप मुझे दूध पीते 1 दर्जन बच्चे दीजिए, आप जो चाहते हो मैं उन्हें वो बना सकता हूँ। तो इनका मानना क्या था कि ये सारी चीजें जो है वेस्ट है, इनका कोई रोल नहीं है। इन्होंने हेरिडिटी को भी नहीं माना, आपका अनुवांशिकता को भी नहीं माना, इनका बस यही मानना था कि जो भी चीजें हैं वो हम उसे बना सकते हैं। इन्होंने क्या कहा, आप हमें 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जो चाहूंगा मैं उन्हें वो बना सकता हूँ, चोर डाकू, आपका पुलिस सिपाही, कुछ भी। तो ये इनका कथन था वॉटसन के द्वारा। ऐसे ही जॉन लॉक ने क्या कहा था, जॉन लॉक भी आपके व्यवहारवाद से रिलेटेड थे। इन्होंने क्या कहा था, बच्चा जो है ना खाली स्लेट है, आपका टैबुला रासा है। इनके द्वारा ये फेमस कथन पूछा जाता है कि टैबुला रासा बच्चों को क्या, किसके द्वारा कहा गया था, वो है आपका जॉन लॉक। जॉन लॉक ने बच्चों को क्या कहा, टैबुला रासा है, खाली स्लेट है, ब्लैंक स्लेट जो है इन्होंने कहा था। तो अब बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा कि हम जो है व्यवहारवाद से किसी को भी कैसे भी बना सकते हैं। हम कंडीशनिंग पर बात करते हैं। मेन बात क्या थी इनकी, कंडीशनिंग। इन्होंने कंडीशनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि कंडीशनिंग कर कर हम किसी भी प्रकार का चेंज, किसी भी प्रकार की लर्निंग करा सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें जो है, ये बात होती है कि हमारी अनुवांशिकता, जैसा बाप होता है वैसे ही बेटे में लक्षण देखने को मिलता है। तो इन्होंने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, अनुवांशिकता के रूप में ये सारी चीजें लागू नहीं होती, सिर्फ हमारा व्यवहार है, जो चीजें हमारे सामने हम जैसा बनाना चाहते हैं हम वैसा बना सकते हैं। ये आपको वॉटसन के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं आपके गेस्टाल्टवाद। आई होप गाइस आपको व्यवहारवाद समझ में आएगा। व्यवहारवाद क्या है, आपकी कंडीशनिंग कराना, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसा बना देना, यही आपका वॉटसन के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं गेस्टाल्टवाद क्या है आपका, यह आपका बात करता है अंतर्दृष्टि। आपका बहुत फेमस है कोहलर का, आपने कोहलर की थ्योरी पढ़ी होगी। क्या हुआ था, आपको अचानक से किसी चीज का सोल्यूशन आना, आपकी सूझ आना, ठीक है, सूझ, अचानक से किसी चीज का आइडिया आना, अंतर्दृष्टि आना, इंसाइटफुल, वो ही क्या है आपका गेस्टाल्टवाद। कि हम कोई चीजें करते हैं वो ऑटोमेटिक होती है, हमारी सूझ जो है ऑटोमेटिक अचानक से उत्पन्न होती है। आहा मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, वो सब किसके अंदर आता है, वो गेस्टाल्टवाद के। इसके अंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कोहलर, कोका, वर्दीमर क्या है इसके आपके जनक माने जाते हैं। इसमें इंसाइटफुल, आपकी सूझ, अंतर्दृष्टि, आहा मूवमेंट, ये सारी चीजें जो है आपकी गेस्टाल्टवाद में इंक्लूड होती है। तो गेस्टाल्टवाद यही है कि आपका किसी प्रकार से ऐसे ही आपको अचानक से सोल्यूशन मिल जाना, अचानक से आपका दिमाग का प्रोसेस इस प्रकार से चलना कि आपकी जो है इंसाइटफुल लर्निंग हो जाए, इंसाइटफुल थिंकिंग आपकी लागू हो जाए, वही आपका गेस्टाल्टवाद है। कि अचानक से कोई चीजें समझ लेना, अचानक से आपके दिमाग में थिंकिंग आना, वो क्या आपकी गेस्टाल्टवाद होगी। अब बात करते हैं संज्ञानवाद, कोग्निटिव। कोग्निटिव आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पियाजे की 4 स्टेज है। आपका पियाजे जो है सीटेट में पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है, कहीं पर आपको 2 नंबर का, कहीं आपको 3 नंबर का भी देखने को मिल जाएगा। और आपका फर्स्ट पेपर मिलाकर और आपका सेकंड पेपर दोनों में ही आपका पूछा जाता है। ये जो आपकी सारी चीजें हो रही है आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी सेकंड पेपर के लिए। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये क्लासेस जो है सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड पेपर के लिए, हम आपका पूरा सीडीपी कराएंगे। तो पूरा सीडीपी का मतलब क्या है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो या कोई अदर टेट हो, उसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि लगभग सभी टेट में आपका 70% सिलेबस सिमिलर होता है, तो आपका ये उनमें भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम आपका संज्ञान। संज्ञान क्या है, आपको एक वर्ड से समझना है, माइंड। जो काम आपका माइंड करता है वही आपका संज्ञान है। कोग्निटिव, मानसिक प्रक्रियाएं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस, वो क्या है आपका संज्ञान। जो भी चीजें हम अपने माइंड से करते हैं वो सब संज्ञान में है। जैसे कि हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, हम कोई मेमोरी क्रिएट करते हैं, हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, वो सब क्या है आपका संज्ञान बाद में आ जाता है। इसके जनक जो है आपके ब्रूनर और मिलर, इन दोनों ही ने ही इसका संपर्क दिया था, लेकिन जो इसके फेमस माने जाते हैं वो आपके पियाजे भी है। याद रखना है, पियाजे जो है आपके संज्ञानवाद से रिलेटेड है। पियाजे आपके अदर स्कूल से भी रिलेट करते हैं, लेकिन जो आपका मेन है संज्ञानवाद से आपके पियाजे रिलेट करते हैं बहुत ज्यादा। तो इसका ब्रूनर और मिलर ने दोनों ने मिलकर जो है आपका संज्ञानवाद दिया था। और ये आपका न्यू है, ज्यादा पुराना नहीं है। ये बाकी सब जो आपके ओल्ड है, लेकिन आपका संज्ञानवाद काफी बाद में आया था, इन सब स्कूल के बाद में ही आया था। ठीक है, तो संज्ञानवाद आपको समझ में आ गया क्या, आपका सिर्फ माइंड से रिलेटेड जो भी आपकी थिंकिंग है, लर्निंग है, जो भी आप सोच पा रहे हो, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सब क्या आपका संज्ञानवाद में आ जाता है। अब बात करते हैं आपकी मानवतावाद। तो अब बात करते हैं आपकी मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। आपकी मानवतावाद ने क्या कहा, सीधा ये कह दिया ये सारी चीज जो है आपकी बेकार है,
सबसे बड़ा जो है, सबसे मेन है, वो है आपका मानव, मनुष्य ही आपका सब चीजें हैं। ये आपका किसके द्वारा, कार्ल रोजर्स और आपका जो मैस्लो। आपको याद रखना होगा इसके जो फादर है वो आपके कार्ल रोजर्स है, लेकिन जो आपके इसके आत्म फादर कह सकते हो, आत्म आध्यात्मिक जनक जो है आपके अब्राहम मैस्लो जो है कहे जाते हैं। आपके स्पिरिचुअल फादर जो है आपके अध्यात्म जनक जो है आपके मैस्लो कहा जाता है, क्योंकि मैस्लो ने पूरी हायरार्की दी है आपके मानवतावाद पर कि मानव जो है अपने पूरे जीवन में किस प्रकार सारी चीजें प्राप्त करते हैं। जैसे भौतिक चीजें पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा, उसके बाद उसे सुरक्षा वगैरह की, फिर उसे प्रेम वगैरह, फिर वो अध्यात्म की तरफ जाएगा, आत्म प्राप्ति की तरफ। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अलग अलग आपकी स्टेजेस दी थी, वो आपके हम बाद में पढ़ेंगे, वो आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी सीटेट में इतनी डीपली ये चीज नहीं पूछी जाती। तो मानवतावाद क्या है कि ये सारी चीजें, तो मानवतावाद यही है कि मानव सबसे बड़ा है, मानव सर्वश्रेष्ठ है। ये बाकी सारी चीजें जो है मानव को कहीं पर आपका जानवर के तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कहीं पर आपका व्यवहार कर रहे थे, अलग अलग चीजें जो अलग अलग आपके स्कूल में कर रहे थे, लेकिन मानवतावाद आपके ह्यूमनिज्म में यही है कि जो मानव है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कार्ल रोजर्स इसके फादर हो गए और मैस्लो भी इसके अध्यात्म जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपका मेन है रचनावाद, जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया, रचनावाद। रचनावाद मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म आपका क्या, आपका कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीजों को बनाना, क्रिएट करना, अलग अलग तरीके से सोचना, इन सब। तो यहाँ पर जो है वाइगोस्की आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की के अलावा भी आपके यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जो यहाँ से रिलेट करते थे, लेकिन जो आपका रचनावाद है वो क्या है, वो सिर्फ यही है, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, सोचना, थिंकिंग करना, वो सब क्या आपकी रचनावाद है। हम नई चीज क्रिएट करेंगे, नए नए समस्या जो है आपकी उसके सोल्यूशन ढूंढेंगे, खुद से करेंगे। रचनावाद क्या है, बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो अपनी प्रॉब्लम का समाधान खुद से कर पाए। टीचर जो है इसमें एक सुविधा दाता के रूप में होता है। टीचर जो है यहाँ पर मेन रोल प्ले नहीं करता, बच्चा ही मेन है, बच्चा ही सारी चीजें जो है खुद से बना सकता है। इसमें आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो आपका खुद से स्वयं निर्देशित लर्निंग पर फोकस करता है कि रचनावाद क्या है, खुद से चीजें करना, खुद से चीजें क्रिएट करना, समझना, नई नई चीजें बनाना, ये सब आपका आ जाएगा रचनावाद। रचनावाद इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे लास्ट में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इन्हें याद कैसे रखोगे, आप इन्हें SFPBJCH और आपका C याद रखना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसके बाद फंक्शन, इसके बाद आपका साइको एनालिसिस, इसके बाद आपका बिहेवियर, इसके बाद आपका गेस्टाल्ट, कोग्निटिव, एसे, मूवमेंट, आपका कंस्ट्रक्ट। इस तरीके से आपको याद रखना है। आपको इस तरीके से जो है ये सब आपके सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले आपका संरचनावाद आया, उसके बाद आपका प्रकार्यवाद, फिर आपका मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद, रचनावाद। ये जो आपके लिखे गए हैं सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं। आपको इनके नोट्स बनाने, बहुत ही शॉर्ट नोट्स आपको बनाने। सीधा क्या करना है, संरचनावाद लिखना है, उसके सामने उसका क्या लिखना है, फादर लिखना है। साथ ही साथ टीचर और ये चीजें जो बताए ये भी आप लिख सकते हो। और आपको एक ही लाइन में संरचनावाद का मीनिंग लिखना है। ऐसे आपको प्रकार्यवाद, इन सबका एक ही लाइन में मीनिंग लिखना है, ताकि आप उस लाइन को पढ़ोगे तो आपको एक बार के में समझ में आ जाए कि संरचनावाद क्या था, मनोविज्ञान या फिर आपका मनोविश्लेषणवाद क्या था, व्यवहारवाद क्या था, गेस्टाल्टवाद क्या था। तो आपको एक ही लाइन में इन सबका मीनिंग लिखना है। तो आज हमने आपका डिस्कस किया स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, पता होना जरूरी है अगर आप सीटेट देना चाहते हो। और बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो 15 या 10 दिन में सीटेट कर सकते हैं, तो ये चीजें भूल जाओ। आपने इस बार का पेपर देखा होगा कितना टफ था। टफ भी नहीं था, अगर बच्चे ने पढ़ाया तो पेपर टफ नहीं था। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम लास्ट के 2 दिन में या फिर हम मैराथन या कुछ ऐसी चीजें करके सीटेट क्लियर कर लेंगे, बहुत से बच्चों का हुआ है, हमारा भी हो जाएगा, तो आप इस चीज को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चीज सब बच्चों की हुई जरूरी नहीं वो आपकी हो, और जो बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपकी हो सकती है वो सबकी नहीं हो सकती। सब में क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दूसरा क्या पता उनको तुक्का लग गया, उनका लक अच्छा हो, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके एग्जाम में डिपेंड करती है। तो आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। ये आपका सीटेट में भी काम करेगा, आगे भी काम करेगा। क्योंकि आप जब टीचर बनोगे, साइकोलॉजी जो हम आपके आगे पढ़ेंगे, CDP, पेडागोजी, ये आपकी हर जगह आएगी। जो आपका सीटेट का लगभग सिलेबस था वो आपका KVS में,
आपका ऐसे का ऐसे 60% जो है उठाकर दे रखा था। तो आप ये देखो, अगर सीटेट अच्छे से करोगे उसका सिलेबस आगे भी आपकी हेल्प होने वाली, 60% आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। बस आपको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, चीज़ें ऐड डाउन करनी। यहाँ पर आपकी बहुत ही कम डिटेल में पूछी जाएगी। आपके आगे जैसे केवीएस, एनवीएस, इनमें आपकी थोड़ी डिटेल में पूछी जाती है, तो बस आपको थोड़ी सी चीज़ें ऐड डाउन करनी होगी, समझनी होगी, आपका सारा काम हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से जो है अच्छे से तैयारी करनी है। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम आपका कोर्स जो है पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करा सके। और आपको भी हमारे साथ मेहनत करनी है, आपको भी अपना सीटेट जो है क्लियर करना है, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर आप पहले दे चुके हो और आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको इस बार जो अपना सीटेट पक्का क्लियर करना है। आपको सीटेट किसी भी हाल में अपना क्लियर करना हो, क्योंकि सीटेट के बाद ही आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सीटेट के बिना आपको कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। लगभग आपके सब जगह जो है सीटेट आपका वैलिड होता है, सीटेट आपका जरूर मान्य होता है। तो इस वजह से जो है आपको अपना सीटेट क्लियर करना होगा। तो गाइस, जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EM लर्नर्स।